फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप अच्छे होंगे और अपनी एग्ज़ाम की तैयारी में लगे हुए होंगे। मैंने आपको ईवीएस पेडागोजी, हिंदी पेडागोजी हर एक का कंप्लीट वीडियो प्रोवाइड कर दिया है, जिससे आपको कहीं पे भी कोई कन्फ्यूज़न ना हो और हर एक कॉन्सेप्ट को क्लियर किया हुआ है। ठीक है, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ से जाके आप मेरे पुराने वीडियो देख सकते हैं। आज मैं आपको संस्कृत पेडागोजी स्टार्ट कर रही हूँ। देखिए, संस्कृत में 30 नंबर आपके पास हैं। 2 सब्जेक्ट चूज करने होते हैं आपको सीटेट में। ठीक है, लैंग्वेज फर्स्ट एंड लैंग्वेज सेकंड। कुछ लोग लैंग्वेज फर्स्ट हिंदी चूज करते हैं और लैंग्वेज सेकंड कुछ भी चूज करते हैं, आपके ऊपर है। आप इंग्लिश चूज करते हैं, 20 भाषाओं में से कुछ भी आप चूज कर सकते हैं। आप इंग्लिश चूज करते हैं, आप संस्कृत चूज करते हैं, बंगाली, पंजाबी, ठीक है, उड़िया, कुछ भी भाषा। ठीक, तो आज मैं वैसे ही जो लैंग्वेज सेकंड आप चूज़ करते हैं संस्कृत, उसकी मैं बात करूँगी। जो 30 नंबर है वो 30 नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। 30 में देखिए 15 नंबर गद्यांश होता है और 15 नंबर पद्यांश। 15 नंबर में आपके गद्यांश और पद्यांश दोनों आते हैं और बाकी के जो होते हैं क्वेश्चंस, जो 15 नंबर हुआ वो पेडागोजी का हिस्सा होता है। ठीक है, यानी गद्यांश और पद्यांश के कितने हो गए आपके 15 नंबर का। ठीक है, 15 नंबर। और पेडागोजी वाला सेक्शन कितना हो गया, वो भी आपका 15 नंबर। ठीक, देखिए जो गद्यांश और पद्यांश में होता है वो तो आसानी से आदमी सॉल्व कर ले जाता है। जिसको अगर हिंदी की थोड़ी सी भी अच्छी नॉलेज है, तो अगर आपकी हिंदी पे कमांड अच्छी है तो संस्कृत पे ऑलरेडी आपकी कमांड अच्छी हो जाती है। सिर्फ थोड़ा बहुत भाषाओं का चेंज होता है, बाकी और कुछ भी। कुछ बच्चे हिंदी से संस्कृत से डरते हैं और कुछ बच्चे नहीं डरते। ठीक है, तो संस्कृत इतना कुछ भी कोई ऐसा रोबोटिक साइंस नहीं है जिससे डरने वाली बात है। ठीक है, मैं इतनी ईजी वे में आपको पढ़ाऊँगी कि आपको एकदम बिल्कुल पता ही नहीं चलेगा कि आप संस्कृत पढ़ रहे हैं या हिंदी। एकदम कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा। ठीक है, गद्यांश और पद्यांश में जो 15 नंबर आते हैं उसमें कुछ जो होते हैं वो व्याकरण वाले हिस्से होते हैं, जैसे कॉमन व्याकरण जो आप हमेशा से पढ़ते आते हैं, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया विशेषण, ठीक है, वचन, एक वचन, बहुवचन, ठीक है, और फिर वैसे ही उपसर्ग, प्रत्यय, पर्यायवाची शब्द, तो वो जो होते हैं वो गद्यांश में से ही पूछे जाते हैं, पर्यायवाची और विलोम जो भी हो। ठीक है, बात कर रहे हैं हम 15 नंबर पेडागोजी वाले सेक्शन की। वो 15 नंबर पेडागोजी का सेक्शन है क्या। ठीक है, जो हिंदी की पेडागोजी के कंटेंट है, सेम वही कंटेंट आपको इसमें भी मिलेंगे, संस्कृत में ही, बस शब्दों का अंतर हो जाएगा। जैसे भाषा कौशल हिंदी में भी मैंने आपको पढ़ाया है, यहाँ पे भी मैं आपको पढ़ाऊंगी। फिर वैसे ही भाषा अधिग्रहण और भाषा अर्जन, ये भाषा अधिगम, ये भी मैं वो टॉपिक वहाँ पे भी आपको पढ़ाई हूँ, यहाँ पे भी पढ़ाऊँगी। सेम वैसे ही भाषीय विकार, ये टॉपिक भी पेडागोजी संस्कृत में भी है, हिंदी में भी है। ठीक, तो चलिए हम आज बात करेंगे भाषा कौशल की। ठीक, जैसे आपको पता है कि भाषा कौशल 4 प्रकार के होते हैं, सुनना, बोलना, लिखना और पढ़ना, सुबोपॉली जिसे कहते हैं। ठीक है, जैसे एक एग्जांपल आप ले लीजिए, मान लीजिए आपके घर में कोई छोटा बच्चा है, सपोज दैट कोई छोटा बच्चा अभी तुरंत ही पैदा हुआ, तो वो बच्चा क्या करेगा, सबकी आवाज़ों को सुनता है पहले ना, कि किधर से आवाज़ आ रही। कोई, सब लोग उसको खिलाते हैं, बाबू इधर आओ, बाबू इधर देखो, बाबू सोना, कुछ भी बुलाते हैं ना, तो वो पहले क्या करता है, आवाज़ को सुनता है, उस डायरेक्शन में वो मुड़ता है फिर। ठीक है, तो कहने का मतलब पहला काम सुनने का। फिर वो धीरे धीरे जैसे ही 7-8 महीने का बच्चा हुआ, फिर वो बोलने लगता है, बाबा, पापा, नाना, ठीक, आ वाले शब्द बोलने लगता है। तो दूसरा कौशल उसमें क्या विकसित हुआ, संभाषण, यानी बोलने का। ठीक है, तीसरी बात करते हैं, तीसरा क्या हुआ, जैसे ही वो बच्चा 2.5-3 साल का हुआ, फिर हम उसको पढ़ना सिखाते हैं कि बेटा बोलो अ, आ, ई, स्वर, व्यंजन, क, ख, ग, घ, उसे हम सिखाते हैं। ठीक है, तो ये तीसरा कौशल क्या हुआ, उसका पठन का। ठीक है, फिर उसके बाद से बच्चे को एडमिशन कराना है, 4-4.5 साल का हुआ, हमको उसको टेस्ट दिलाना है, उसको एडमिशन कराना है, तो हम उसको क्या सिखाते हैं कि बेटा लिखना सीखो, गोली बनाओ, फिर डंडा खींचो, तो ये क बनेगा या अ बनेगा। ठीक है, तो ऐसे हमने उसे चारों कौशल सिखा दिए। ठीक, पहला क्या हुआ, बच्चा सुना, बाबू सोना बुला के खिलाया। दूसरा उसने बोलना सीखा, बाबा पापा शब्द बोलना सीखा। ठीक है, तीसरा उस क्या हो गया कि मैंने उसे पढ़ना सिखा दिया। ठीक है, क ख ग घ ओरली चीज़ उसे सिखा दी। फिर चौथा चीज़ हुआ, उसको रिटेन सिखा दिया। तो सेम वही भाषा कौशल, 4 भाषा कौशल आपके संस्कृत में भी है। देख लीजिए क्या कह रहा है, श्रवणम यानी सुनना, पठनम यानी पढ़ना, संभाषणम यानी बोलना, और लेखनम यानी लिखना। ठीक है,
भाषा कौशल जो ये चारों हैं ये एक दूसरे से अंतः संबंधित है। मैंने लिखा है भाषा कौशलम अंतः संबंधी अस्ति। अस्ति का मतलब होता है और नास्ति का मतलब होता है नहीं। ठीक है, या न शब्द दिया हो आपके क्वेश्चन में या नास्ति दिया हो तो वहाँ पे क्या होता है, नहीं है। ठीक है, बात करेंगे। मैंने कहा कि पहले सुनना होता है, फिर पढ़ना, सुनना, फिर बोलना, फिर पढ़ना और लिखना, ये चार ऐसे ही क्रम होते हैं इसके। ठीक है, तो आपसे प्रश्न कैसे पूछे जाते हैं, मैं यहाँ पे इसकी विस्तृत व्याख्या भी आपको कर दी और मैंने आपको इसका रिटन फॉर्म नहीं दिया क्योंकि मैंने हिंदी पेडागोजी में ऑलरेडी इसको एकदम रिटन फॉर्म में पढ़ा दिया है। ठीक, तो हम यहाँ पे बात करेंगे जैसे पढ़ने के दो प्रकार होते हैं पठन के, एक होता है मौन वाचन, एक होता है सस्वर वाचन। सस्वर वाचन में जैसे कोई पोयम पढ़ाई जाती है, जैसे कोई हिंदी राइम या संस्कृत की राइम या संस्कृत का कोई ऐसा दोहा है, ठीक है, जिसको स्कूल में टीचर पहले बोलते हैं फिर उसको बच्चों से रिपीट करवाते हैं, तो वो होता है आपका सस्वर वाचन। और मौन वाचन क्या हुआ, वो आप खुद से पढ़ें, सिर्फ साइलेंटली पढ़ें, उसमें आवाज़ ना आए। ठीक, तो उससे क्या होता है, मौन वाचन से आपका संज्ञानात्मक विकास होता है। ठीक है, तो बात करेंगे हम पहले, ये तो चार कौशल होंगे आपके। अब इसमें प्रश्न कैसे बनते हैं, कैसे संस्कृत में पेडागोजी में आपके इस टॉपिक से प्रश्न आते हैं वो देख लीजिए। देखिए, दो होता है उत्पादक कौशल और दो होते हैं ग्रहणात्मक कौशल। ग्रहण का मतलब हम किसी चीज़ को ग्रहण कर रहे हैं, तो हम ग्रहण कब करेंगे, जब हम कोई चीज़ सुनेंगे। जैसे कोई पंडित जी प्रवचन करते हैं या कथा कहते हैं, तो उनकी जो अच्छी चीज़ें होती है, जो अच्छी बातें होती है, जो हमें अच्छी लगती है, उसे हम ग्रहण करते हैं, यानी हम वो सुन के ग्रहण कर रहे हैं। ठीक है, तो पहला क्या होगा, हम सुन के ग्रहण किए। और फिर जब हम कोई चीज़ पढ़ेंगे खुद से, जब हम पढ़ते हैं कोई अच्छी किताबें, अच्छी नॉवेल्स हम पढ़ते हैं, तो भी हम उसके जो कैरेक्टर होते हैं, जो उसका हमें उसकी कैरेक्टर अच्छे लगते हैं किसी पात्र के, तो हम उसके फीचर्स को या उसके कैरेक्टर को अपने अंदर आत्मसात करते हैं या ग्रहण करते हैं। तो वो क्या हुआ, हमारा ग्रहण करना है। यानी सुन के और पढ़ के जो चीज़ें ग्रहण होती हैं उसे हम ग्रहणात्मक कौशल कहते हैं। ग्रहणात्मक कौशल में दो कौशल आए गए आपके, एक सुनना और एक पढ़ना। ठीक है, और उत्पादक कौशल में क्या आ गया, संभाषण, ठीक है, और लेखना, ठीक, लिखना। ठीक है, तो ये हो गया उत्पादक कौशल। ठीक, बात करेंगे हम सूक्ष्मपेशीय कौशलस्य। क्वेश्चन आपसे पूछा कि सूक्ष्मपेशीय कौशल क्या है, तो वो सूक्ष्मपेशीय कौशल क्या होते हैं, लिखना, यानी जिसमें हम अपने मसल्स का यूज़ करें, अपने हैंड का यूज़ करें, वो होता है सूक्ष्म। जैसे आईलाइनर लगाना, ये भी एक सूक्ष्मपेशीय कौशल, फाइन मोटर स्किल इंग्लिश में कहते हैं हम। ठीक है, तो ये भी क्या हुआ, आपका एक सूक्ष्मपेशीय कौशल है। तो क्या कह रहा है, सूक्ष्मपेशीय कौशल कौन सा है, लिखना, लेखनम सूक्ष्मपेशीय कौशल होता है। ठीक है, फिर क्या कह रहा है, ग्रहणात्मक कौशलम अस्ति। ग्रहणात्मक कौशल कौन कौन से हैं। ठीक, अभी मैंने आपको बताया कि आप ग्रहण कैसे करते हैं, कोई चीज़ सुनेंगे या खुद पढ़ेंगे, तो श्रवण और पठनम। ठीक है, आप जैसे मैं यहाँ पे लिख दे रही हूँ, श्रवणम, श्रवणम, पठनश्च। ये आपका यहाँ इरेज कर दे रही हूँ, श्रवणम और पठनम, श्रवणम पठनम च। ठीक, च का मतलब और होता है। ठीक है, सुनना और पढ़ना। फिर क्या कह रहा है, उत्पादक कौशलम कस्य समावेशे अस्ति। उत्पादक कौशल में कौन कौन से आते हैं, तो मैंने क्या कहा, आपका लिखना और संभाषण, लेखनम संभाषणम। ठीक है, लेखनम संभाषणम, लेखनम संभाषणम, ये क्या हो गया आपका, उत्पादक कौशल हो गया। ठीक है, ये हो गई आपकी बात, इससे कौन कैसे कैसे प्रश्न बन सकते हैं। फिर क्या कह रहा है, पठन समय किम आवश्यक्यम। पढ़ने के समय किस चीज़ की आवश्यकता होती है। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है, किस चीज़ की आवश्यकता होती है भाई, जब बच्चा पढ़ रहा है, ये नहीं कि बस ऐसे ही पढ़ लिया कि हाँ ये नोवेल है, ये, उसको उस चीज़ का अर्थ भी ज्ञान होना चाहिए। ठीक है, तो यानी पठन के समय अर्थानुबोध, पढ़ के उस चीज़ का अर्थ समझना ही पढ़ने का मेन उद्देश्य होता है। ठीक है, यही हिंदी में आपको पेडागोजी में पूछता है कि पढ़ने का उद्देश्य है, चार ऑप्शन दे देता है कि बच्चे को अर्थ का अनुबोध, बच्चे को रसानुभूति, यानी जो उसमें रस छंद अलंकार है उनके अनुसार,
ठीक। तो इस टाइप के 4 ऑप्शन दे देते। तो पढ़ने का मेन उद्देश्य यही है कि बच्चे को उसके अर्थ का ज्ञान हो। ठीक, तो यहाँ मैं नोट कर दे रही हूँ, पठने समय पाठस्य अर्थावबोध, पाठस्य अर्थावबोध। ठीक है, यानी पाठ को पढ़ते समय उसके अर्थ का भी ज्ञान हो, यही क्या हुआ, उसकी मेन आवश्यकता है। ठीक है, जैसे मैंने ये क्वेश्चन दिया है, देखिए ये पढ़ने से संबंधित हो गया, ये लिखने से संबंधित। देखिए छात्राणाम लेखन योग्यतायाः मूल्यांकनस्य सर्वोत्तम विधि अस्ति। देखिए कुछ लोग क्या करते हैं, संस्कृत के क्वेश्चंस को पढ़ते नहीं है, डायरेक्ट उसका आंसर पे पहुंच जाता है। ठीक है, ऐसे ही टिक कर देते हैं। तो आप इतना संस्कृत से ना घबराइए, सेम हिंदी के जैसे ही होते हैं। बस मान लीजिए आपको कुछ चीज़ों का अर्थ नहीं आ रहा है तो आप ऐसे ही ओरली पढ़ लीजिए, सिंपल। छात्राणाम लेखनस्य योग्यता, यानी ये यहाँ बात क्या कर रहा है, छात्रों के लिखने की योग्यता से संबंधित। मूल्यांकनस्य यानी उसका मूल्यांकन करने की सर्वोत्तम विधि है। कौन सी है सर्वोत्तम विधि? क्या कह रहा है, श्रुतलेख। श्रुतलेख मैंने आपको हिंदी पेडागोजी में भी बताया है। श्रुतलेख का मतलब इमला, जो बोल बोल कर लिखवाया जाता है। जैसे कठिन शब्द मैम ने बोल दिया कि परिश्रम लिखिए, ईमानदारी लिखिए, ठीक है, आदर्श लिखिए। तो ये सब कठिन शब्द आप देखते होंगे हर चैप्टर के बाद में दिया रहता था। हम लोग जब छोटे थे तो हिंदी में उसे इमला कहते थे, इमला बोल के लिखवाया जाता था। तो वही होता है श्रुतलेख। ठीक है, दूसरा कह रहा है सुंदर हस्तलेखन से प्रतियोगिता, यानी राइटिंग कॉम्पिटिशन जो होते हैं, हिंदी राइटिंग कॉम्पिटिशन होता है, इंग्लिश राइटिंग कॉम्पिटिशन होता है ना, तो वो सुंदर हस्तलेखने के से हम बच्चे के मूल्यांकन कर सकते हैं क्या। तीसरा ऑप्शन कह रहा है पाठ पुस्तक से अध्याय आश्रितानाम प्रश्नानाम उत्तरदानेन समाधानम, यानी पाठ्य पुस्तक के अध्याय में से संबंधित आश्रितानाम यानी उस अध्याय से संबंधित जो प्रश्न है उसका उत्तर और समाधान, बच्चा अगर उसका उत्तर लिख रहा है तो क्या हम उससे उसके लेखन क्षमता का मूल्यांकन कर सकते हैं। चौथा ऑप्शन कह रहा है स्व अनुभवानाम लेखनम, यदि वो अपना अनुभव लिखता है तो हम उसका मूल्यांकन कर सकते हैं। यानी इन चारों में से कौन सी सबसे बेस्ट मेथड है जिससे हम बच्चे के लेखन की योग्यता का मापन कर सकते हैं। तो आप देखिए, अगर इमला तो टीचर ने बोला, वो बच्चे ने लिखा, तो उससे तो शब्द तो उसको मिल ही गए। ठीक है, सुंदर हस्तलेखन में आप देखते होंगे वो एक तरीके से कह दिया जाए ना कि आप घर से लिख करके लाइए 4 पेज, ऐसा वाला काम। ठीक, तो जो सुंदर हैंडराइटिंग सुधारने के लिए जो दी जाती है तो उससे भी आप मूल्यांकन नहीं कर सकते। और जो पाठ में दिया गया प्रश्न है उसका उत्तर अगर बच्चा लिख करके लाता है तो उससे भी आप उसका मूल्यांकन उतने अच्छे ढंग से नहीं कर सकते जितना कि वो अपना अनुभव लिखता है। अनुभव का मतलब वो खुद का एक्सपीरियंस लिख रहा है, तो उससे हम उसके बच्चे के संज्ञानात्मक विकास के भी मूल्यांकन कर सकते हैं और सेम वैसे ही उसकी हम लेखन क्षमता का भी मूल्यांकन कर सकते हैं। ठीक है, तो स्व अनुभवानाम लेखनम ये सबसे बेस्ट मेथड है बच्चे के लेखन योग्यता का मूल्यांकन करने का। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 जो है वही आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे आते हैं प्रश्न आपके भाषा कौशल से। तो ये था आपके 4 भाषा कौशल। भाषा कौशल एक दूसरे से अंतर संबंधित हैं और ये भाषा कौशल से संबंधित बनने वाले जितने भी प्रकार के प्रश्न थे उनको मैंने यहाँ पे ले लिया। ठीक है, अब बात करेंगे भाषाई विकार। आपको पता है भाषा के जो विकार होते हैं वो तो हैं कई प्रकार के, जैसे मैंने आपको बताया हुआ है एक शॉर्ट ट्रिक, लो पापा गल कर लो फिर भी पग थमते नहीं हमरे। ठीक है, तो मैंने इस ट्रिक से बताया लो पापा, ठीक है, गल कर लो, ग से क्या हो गया ग्राफिया, ल से क्या हो गया लेखन। ठीक है, वैसे ही मैंने बताया क से क्या हो गया कैलकुलिया, गल कर गए, ग से क्या हो गया गणित। ठीक, यानी देखिए संस्कृत में आपको 4 मेन देखने को मिलेंगे, एक डिस्ग्राफिया, डिस्थीमिया, डिसकैलकुलिया। ठीक है, और डिस्ग्राफिया का मतलब ग्राफ बनाना। ग्राफ आप किससे बनाते हैं, हाथ से बनाते हैं। तो जहाँ ग्राफिया शब्द आ जाए तो वहाँ पे क्या हो गया लेखन संबंधी विकार। ठीक है, डिसकैलकुलिया, कैलकुलिया मतलब कैलकुलेशन से संबंधित प्रॉब्लम आ रही है तो बच्चे का क्या हो गया गणित संबंधी विकार। ठीक है, डिस्थीमिया, थीमिया क्या होता है तनाव, यानी थीम आप सोच रहे हैं, समझ लीजिए ऐसे ट्रिक लगाइए, थीम सोच रहे हैं तो यानी तनाव, तनाव संबंधित या मानसिक तनाव संबंधित विकार। ठीक है, तो ये हुआ
भाषाई विकार से संबंधित। आइए इस टॉपिक पे भी बात कर लेते हैं और इससे बनने वाले प्रश्न पे भी बात कर रहे थे हम संस्कृत पेडागोजी की। तो ये है आपके भाषाई विकार, ठीक है। ये दूसरा टॉपिक है। पहला मैंने भाषा कौशल की बात की कि 4 प्रकार के भाषाई कौशल होते हैं, तो वैसे ही भाषाई विकार होता है कि भाषा सीखने में कौन कौन से कारक व्यवधान डालते हैं। तो भाषाई विकार कौन कौन से होते हैं। पहला बात करेंगे डिसलेक्सिया की। लेक्सिया का मतलब लॉ से रिलेट करिएगा। लेक्सिया का मतलब लेक्चर देना। हम लेक्चर देंगे तो वो कौन सा विकार होगा, जब हमारे लेक्चर देने में विकार उत्पन्न हो तो क्या हो गया, पठन संबंधी विकार, ठीक। जब हम पढ़ेंगे तभी तो लेक्चर देंगे, ठीक है। तो पहला क्या हो गया, डिसलेक्सिया किससे संबंधित है, पठन संबंधी विकार से, ठीक है। पठन संबंधी विकार। लॉ का मतलब लेक्चर देना, जो पढ़ा लिखा रहेगा वही तो लेक्चर देगा, ठीक है। तो यानी पठन संबंधी विकार, ठीक। डिसग्राफिया, ग्राफ कैसे बनाते हैं हम, हाथ से, ठीक है। हाथ से ग्राफ को प्लॉट करते हैं। तो ग्राफिया का मतलब लेखन से संबंधित। ग्राफ कब बनाएंगे, हम लिखना आएगा तभी तो बनाएंगे, ठीक है। तो ये आपका हो गया लेखन संबंधी विकार, लेखन संबंधी विकार। चौथा क्या, तीसरा क्या कहता है, डिसकैलकुलिया। कैलकुलेशन में प्रॉब्लम हो तो वो क्या हो गया आपका, गणित संबंधी। कैलकुलेशन कौन से विषय में करते हैं, ठीक है, गणित में करते हैं, तो ये गणित संबंधी विकार। और डिसथीमिया, थीम हम कहाँ से सोचते हैं भाई, दिमाग से सोचते हैं। तो थीमिया का मतलब आपका क्या हो गया, तनाव से संबंधित, ठीक, यानी मानसिक तनाव से संबंधित विकार, ठीक। तो इसमें डिसथीमिया में क्या रहता है, तनाव की स्थिति रहती है या मानसिक तनाव, ठीक है। तो ये रहे आपके 4 विकार और इनसे बनने वाले प्रश्न, कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं, ठीक है। आइए बात करते हैं, डिसलेक्सिया इति अस्ति। डिसलेक्सिया है, क्या कह रहा है, गणित संबंधी विकार नहीं भाई, लेक्चर देना है, यानी हमने कहा डिसलेक्सिया, लेक्चर देना है। लेक्चर कब देंगे, हम पढ़ करके आएंगे कोई चीज़ तभी तो लेक्चर देंगे, किसी के ऊपर स्पीच देंगे। तो यानी मानसिक विकार नहीं, मानसिक विकार डिसथीमिया हो जाएगा, मानसिक तनाव से। व्यवहारिक विकार नहीं। दूसरा आपका पठन संबंधी विकार, ठीक है, यानी पढ़ने से संबंधित विकार क्या हो गया आपका, डिसलेक्सिया हो गया, ठीक। सेम देखिए, अगर यही क्वेश्चन को पलट दिया जाए, जैसे यहाँ देखिए मैंने नोट भी किया, पठनगत समस्या अस्ति, पढ़ने से संबंधित समस्या है, तो उस बीमारी को क्या कहेंगे आप, डिसलेक्सिया। उसमें ऑप्शन में दिया रहेगा डिसकैलकुलिया, डिसथीमिया, डिसग्राफिया। तो पठनगत समस्या क्या है भाई, डिसलेक्सिया। आपका उत्तर यहाँ पे क्या हो जाएगा, डिसलेक्सिया, ठीक है। अगर यही प्रश्न को पलट दिया जाए बस, तो उत्तर दूसरा हो जाएगा। क्या कह रहे हैं, लेखन विषयकः व्यतिक्रमे कथ्यते। लेखन विषय से संबंधित, मान लीजिए आपको इसका मतलब नहीं पता, ठीक है, व्यतिक्रम कथ्यते, ठीक। तो बस आप यहाँ ध्यान दीजिए कि लेखन विषय के बारे में बात कर रहा है। तो देखिए इसका मतलब मैं अभी आपको बता रही हूँ, लेखन विषय का व्यतिक्रम कथ्यते। व्यतिक्रम का मतलब होता है विकार। लेखन विषय से संबंधित कौन सा ऐसा विकार है जिसके कारण व्यक्ति को बाधा पड़ती है सीखने में, ठीक है। तो लिखने से संबंधित मैंने आपको अभी बताया क्या, डिसग्राफिया, यानी ग्राफ बनाना। तो यहाँ आपका उत्तर क्या हो जाएगा, डिसग्राफिया, ठीक है, डिसग्राफिया। ये क्या हो गया आपका, लेखन से संबंधित विकार। अगला देखिए, ये तो हो गया आपका पठनगत समस्या अस्ति। चित्रस्थ कथम प्रयोग, जो चित्र होते हैं, जी आप देखे होंगे कि जो भी एनसीईआरटी के द्वारा बुक लागू की गई हैं उसमें भर भर के पिक्चर है। पहले जो थी वो फोटो कम होते थे और लिखा हुआ ज़्यादा रहता था, बच्चों को बोरिंग लगती थी किताबें। लेकिन अब की किताबें जो भी है, चाहे आप ईवीएस उठा के देख लीजिए, संस्कृत उठा के देख लीजिए, हिंदी उठा के देखिए, सब में एकदम पिक्चर सहित है, एकदम विधिवत कलरफुल पिक्चर्स हैं, देखने में भी अच्छे लगते हैं और बच्चों को वो कहानियाँ इंटरेस्टिंग भी लगती है, ठीक। तो चित्र का प्रयोग हम करते क्यों हैं, क्यों बुक में चित्र का प्रयोग करते हैं, क्योंकि बच्चों को जो होती हैं, जो चीज़ें समझ में नहीं आती, यानी जो अनजान चीज़ें होती है, कहने का मतलब जो अमूर्त होती हैं, यानी जो बच्चे नहीं देखे होते हैं, उसका ज्ञान कराने के लिए चित्र का हम प्रयोग करते हैं, ठीक है। देखिए मैंने लिखा भी है, अदृश्य संकल्पना अवबोधे, यानी जो अदृश्य है, जो अमूर्त है, जिसको नहीं देखे, उस संकल्पना से उसको अवबोध कराने के लिए, उससे उसको परिचित कराने के लिए बुक में
चित्र का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, ये प्रश्न भी आपको बनता है, चित्र से कथम प्रयोग है, यदि चित्र का प्रयोग क्यों किया जाता है, तो अदृश्य संकल्पना अवबोध है, यानी जो अदृश्य चीजें हैं उनसे बच्चों को परिचित कराने के लिए हम चित्र का प्रयोग करते हैं। ठीक है, अगला जो टॉपिक है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुभाषिकता। आपको हिंदी में भी ये टॉपिक है बहुभाषिकता, मैंने हिंदी के भी पेडागोजी सेक्शन में पढ़ा है। बहुभाषिकता का मतलब देखिए, एक क्लास में अलग अलग स्टेट के बच्चे हो सकते हैं, आपके अलग अलग धर्म, अलग अलग संप्रदाय के मानने वाले बच्चे होते हैं, उनकी मातृभाषा जो होगी वो घर में अलग अलग होगी। मान लीजिए कोई बच्चा आपका साउथ इंडियन है तो उसकी मदर टंग अलग होगी, और कुछ बच्चे जो हैं वो नॉर्थ इंडिया के हैं या आपके यूपी के हैं या फिर आपके एमपी साइड के हैं, तो उनकी अलग अलग होगी। ठीक है, तो बहुभाषिकता का मतलब एक ही क्लास में हर बच्चे की अलग अलग मातृभाषा बोली जाती है घर में। ठीक, तो उन जो मातृभाषा है उसका प्रयोग करके बच्चों को सिखाया जा सकता है। तो टीचर बहुभाषिकता से घबराए ना, वो उन बच्चों को सीखने का मौका दे, उन्हें अपना बात कहने का अवसर दे। ठीक है, कहने का मतलब ये हुआ कि बहुभाषिकता को टीचर एक संसाधन के रूप में प्रयोग करे और हर बच्चे को उससे सीखने में आसानी होगी। ठीक है, तो कह रहा है कि बहुभाषिकता भाषाई अधिगमे एक महत्वपूर्ण संसाधनम। बहुभाषिकता जो है वो एक समस्या के रूप में ना लेकर के टीचर उसको एक संसाधन के रूप में प्रयोग करे, जिससे बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा और भाषाएं सीख सके, जिससे उनका क्या होगा, संज्ञानात्मक विकास होगा। भाई कोई बच्चा हिंदी बोल रहा है तो उसको उड़िया भी बोलनी आ जाएगी, कोई बच्चा उड़िया बोल रहा है उसको महाराष्ट्रियन भी बोलनी आ जाएगी, मराठी भी। ठीक है, तो ये हुआ आपका बहुभाषिकता, मतलब एक क्लास में विभिन्न विभिन्न भाषा बोलने वाले छात्र हैं, उन छात्रों को टीचर रोक टोक ना लगाए, उनको उनकी मातृभाषा में बात करने दें, उनको अवसर प्रदान करे अपनी बातों को कहने का, अपने आप को अभिव्यक्त करने का, जिससे हर बच्चे भी उस भाषा को सीख सकें, है ना, और वो उसको एज ए संसाधन के रूप में प्रयोग कर सके, जिससे बच्चों का क्या हो, संज्ञानात्मक विकास हो। तो आज के पेडागोजी सेक्शन में मैंने आपको 2 टॉपिक कवर किए, एक तो भाषाई कौशल और दूसरा आपका भाषाई विकार। ठीक है, और इससे बनने वाले सभी प्रश्न मैंने आपको एक साथ निचोड़ दे दिए ताकि आपको कहीं पे भी गलती ना हो। ठीक है, आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।